नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने प्रविधियां जो टेक्निक्स करी थी उसमें कल हमने व्याख्यान करी थी। व्याख्यान जो मैंने बताई आपको कि लेक्चर मेथड था, ठीक। और उसी से कनेक्टेड दूसरा एक था जो मैं कल नहीं स्टार्ट कर पाई थी, और वो था हमारा स्पष्टीकरण विधि। आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे बोलते नहीं कि इसको स्पष्ट करके समझाइए। जैसे जब आप कभी भी कोई बात करते हैं किसी को भी बात करते हैं, किसी से कोई बात कहना चाहते हैं, तो वो बात ये कहते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा स्पष्ट रूप में बताइए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो ये क्यों कहता है? क्योंकि जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उस व्यक्ति को बात कही है, या किसी छात्र को बताते वक्त, या किसी घर के गार्जियन को ही आपने कोई बात कही है, तो वो आपकी बात जो थी वो शॉर्ट एंड स्वीट पर्पस, मतलब प्रॉपर उस पर वे में थी। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया वो थोड़ा शॉर्ट वे होगा, तभी उस व्यक्ति को कहना पड़ा कि प्लीज़ थोड़ा स्पष्ट करके बताइए, बात हमारी आपके समझ में नहीं आ रही। तो स्पष्ट का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो जिसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन टेक्निक। तो बोलते हैं प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ, आप स्पष्ट करिए, एक्सप्लेन करिए। तो किसी भी चीज़ को स्पष्ट करना, जब आप एक पैराग्राफ समझाते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर एक एक लाइन, एक एक शब्द को, कठिन शब्दों को, या यूँ कह लीजिए जटिल वाक्यों को आप सरल करते हुए चले। बात पकड़ गई कि जटिल वाक्यों को या कठिन लाइंस को आप इजी सरल करते हुए जब चलते हैं तो वो हो जाती है आपकी स्पष्टीकरण टेक्निक। या दूसरे अगर इसमें मैं कहूँ कि ये है कि आप जटिल से सरल की ओर जाए, मतलब जो भी जटिल तथ्य हैं, जो भी डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं, उनको आप क्लियर करते हुए अपनी विषय वस्तु को, अपने टॉपिक को आप कवर करते हैं, वो कहलाता है स्पष्टीकरण टेक्निक। अब दूसरे वे में अगर हम बताएं आपको, तो स्पष्टीकरण जैसे कि मान लीजिए हम कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं कि बैंक में, अगर हम मुझे बैंक का एग्जाम्पल देना है मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि आप बैंक जाइए और एक फॉर्म भर के आइए, ये फॉर्म भरिए, यहाँ पर आपका जो जमा राशि करते हैं, धन जमा करते हैं, उसके लिए फॉर्म आता है, आप उसको भर लीजिएगा, ठीक। ये मैंने इतना बताया। और उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स होती हैं, उनको भी प्लीज़ ध्यान देके भरिएगा। लेकिन जब हम स्पष्टीकरण के द्वारा बताते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रत्येक लाइन के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक लाइन में क्या डिमांड है। नाम लिखिए, ब्लॉक्स में लिखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। एक जगह हिंदी में मांगा जाएगा, एक जगह अंग्रेजी में मांगा जाएगा, एक जगह आप जो जमा कर रहे हैं राशि वो शब्दों में मांगी जाएगी, एक जगह अंकों में मांगी जाएगी। तो जब विधिवत हम एक एक लाइन के बारे में जब ब्यौरा देते हैं तो वो हो जाती है हमारी स्पष्टीकरण टेक्निक, प्रविधि। तो उसी के बारे में आज हम देखे पढ़ते हैं कि किसी विषय वस्तु या घटना को अच्छी तरह समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। उद्घाटन, इनॉग्रेशन, किसी चीज को समझाना। जैसे कि मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ समझाना स्टार्ट किया, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पर जो कुछ लिखा था ये थोड़ा कठिन था, समझ रहे हैं, ये थोड़ा कठिन था। अब इस कठिन को जब मैंने समझाया तो मैंने इजी करके समझाया, सरल करके समझाया। तो सरल करके मैंने क्या किया, इस शब्द को बच्चे के दिमाग में ला दिया। लाना, उद्घाटन करना। अभी तक ये शब्द जो था वो बच्चे के लिए काफी कठिन था, घुस ही नहीं रहा था। अब घुसा कैसे, जब मैंने उसको इजी, आसान, सरल कर दिया। सरल करने पर वो शब्द जो हो गया वो उसके लिए बोधगम्य हो गया, मतलब उसकी बुद्धि में घुस गया। तो वो हो गई हमारी उद्घाटन विधि, इसीलिए इसको उद्घाटन विधि कहते हैं। यह विधि अधिकतर जटिल विषयों को सरल रूप में बोधगम्य बनाने के काम आती है, कि जो भी कंसेप्ट, जो भी विषय वस्तु जटिल होती है, कठिन होती है, जो बच्चे के नॉलेज में नहीं आ पा रही होती, उसको हम बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने के सूत्र पर आधारित है। यह विधि किस सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब जो बच्चे को ज्ञात है, जो छात्र के नॉलेज में है, जो छात्र के ज्ञान में है, उस चीज से लेकर जो नहीं नॉलेज में है उस तक हम उसे पहुंचाने की चेष्टा या कोशिश या प्रयास
करते हैं। तो ये हमारी हो जाती है स्पष्टीकरण प्रविधि यानी कि एक्सप्लेनेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये जैसे वर्ड्स आते हैं हमारा कि लेक्चर मेथड, व्याख्यान, किसी चीज का व्याख्यान कर रहे तो हम समझा रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन व्याख्यान अधिकतर होता है हम बोलते चले जाते हैं और ये ध्यान रखना होता है उसमें भी कि हमारी भाषा जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो और ऐसी हो जो इजी टू लर्न, जो सामने वाला सुन रहा है मेरा व्याख्यान या हमारा, तो वो पकड़ सके उस बात को ना, वैसा व्याख्यान होना चाहिए। और स्पष्टीकरण क्या होता है कि हम पढ़ाते हैं जो लिखा हुआ, लेकिन लिखे हुए शब्दों को सरल करते हुए चलते हैं। ठीक है, सरल करते हुए चलते हैं, या यूँ कहिए पर्यायवाची के ऐसे शब्दों को यूज करते हैं जो डेली यूज में बच्चों के शब्द वो आए हुए हों, इतना सरल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने के सूत्र पर ये आधारित है। इतना इसका अर्थ हो गया। अब आगे बढ़े, जो मैंने लिखा है कि पॉइंट्स टू रिमेम्बर। पॉइंट्स टू रिमेम्बर मतलब क्या होता है कि ध्यान देने योग्य बातें। जब आप स्पष्टीकरण को यूज करते हैं, इस टेक्निक को कहाँ यूज करना था, हर जगह तो यूज नहीं किया जाता, ये तभी यूज किया था जैसे कि हम पोएम पढ़ाते हैं, पोएट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, कविता पढ़ाते हैं, तो कविताओं के शब्द जो होते हैं वो कठिन होते हैं, तो उनको सरलार्थ, उनको इजी। संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत में जो दोहे होते हैं, संस्कृत में जो श्लोक होते हैं, श्लोक को हम बहुत कठिन होता है, जब हम उसको इजी कर देते तो वही श्लोक अच्छा लगने लगता है और याद भी होता है। ऐसे क्या होता है, रट्टाफिकेशन होता है, हम उस श्लोक को रटा करते हैं, ठीक, समझते नहीं है, लेकिन जब समझा देते हैं तो स्पष्टीकरण जो प्रविधि होती है वो हर जगह यूज नहीं की जाती, जहाँ पर नीडेड हो, जो टॉपिक रिक्वायर्ड कर रहा हो, जो विषय वस्तु रिक्वायरमेंट में हो कि हाँ यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण टेक्निक की इस्तेमाल करना है, वहां पर ही हम यूज करते हैं। अब ध्यान देने योग्य बातों में देखिए, पहले नंबर पे उपयुक्त स्थानों पर ही किया जाना चाहिए। क्या मतलब केवल उपयुक्त, मतलब जहां पर जरूरत है वहीं पर इस प्रविधि का इस्तेमाल होना चाहिए, हर जगह नहीं स्पष्टीकरण चलने लगो तो फिर सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। स्पष्टीकरण प्रविधि जो है वो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जिस कक्षा के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसके मानसिक स्तर के अनुसार आपको अपने समझाने की भाषा शैली रखनी होगी, विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित हो। स्पष्टीकरण जो आप कर रहे हैं वो जो विषय से जुड़ा होना चाहिए, नहीं कि विषय से परे आप चले जा रहे हैं, समझाते समझाते कहीं और चले गए, नहीं, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी से जरूरत वाली चीजों को आप स्पष्टीकरण में लाएंगे। और स्पष्टीकरण ना ही अधिक लंबा हो और ना ही अधिक संक्षिप्त हो, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा भी ना हो कि बच्चा वो भी भूल जाए कि क्या समझाना शुरू किया गया था, इतना भी संक्षिप्त ना हो कि बच्चा सोचे जो लिखा है वही का वही बता दिया गया है। शिक्षक में रोचक ढंग से स्पष्टीकरण करने की क्षमता, योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी में लगता है कि कोई भी टेक्निक होती है उस टेक्निक का यूज कैसे करना है, ये एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि हर एक टेक्निक हर एक में यूज नहीं हो सकती है, कौन सी टेक्निक कहाँ सटीक बैठेगी, ये चीज का नॉलेज या ज्ञान होना टीचर में यानी शिक्षक में बहुत बड़ी जरूरी है कि क्षमता भी होनी चाहिए उसके अंदर कि स्पष्टीकरण करने की, और योग्यता भी यानी कि एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक, कैपेसिटी। आवश्यकता अनुसार शिक्षण के समय सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए कि जब आप स्पष्टीकरण करते हैं किसी चीज का तो आवश्यकता के अनुसार, मतलब जहां पर नीडेड है वहां पर आप अपने टीएलएम को यानी कि सहायक सामग्रियों को यूज कर सके। तो ये आपका स्पष्टीकरण प्रविधि होता है, इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा ले जाने के लिए, लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरी अपनी टेक्निक पर आते हैं। दूसरी टेक्निक हमारी क्या कहती है, वो है हमारी कथावाचन प्रविधि, ठीक है। दूसरी टेक्निक हमारी है कथावाचन। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपनी प्रविधि में आते हैं, कथावाचन प्रविधि। कथावाचन यानी कि स्टोरी टेलिंग, ठीक है। अब स्टोरी टेलिंग जैसे कि ये सुनने में लगता है और सुनने से ही पता चलता है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ठीक है, या कहेंगे अच्छी है कि छोटी क्लासेस में क्या होता है कि हम कुछ बातों को कहानी के जरिए बताते हैं, या यूं कह लीजिए कि ये बड़ी कक्षाओं में, बड़ी इन द सेंस कि अगर थोड़ी बड़ी कक्षाओं में आते हैं तो जब हम लोकोक्तियाँ बताना चाहते हैं तो लोकोक्तियों को जब बच्चों के एकदम स्मृति स्तर पर उतारना हो
वहाँ पर हम ये कथावाचन टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन ये शिक्षक की क्वालिटी होनी चाहिए, ये शिक्षक के अंदर क्वालिटी और योग्यता क्षमता होनी चाहिए कि किस लोकोक्ति को कैसे स्टोरी कंसेप्ट को बनाकर अपने आप और उस स्टोरी को बच्चे के आगे प्रेजेंट करे, ताकि बच्चा कहानी के साथ साथ उस लोकोक्ति को भी अपने मानसिक स्तर पर उतार सके, ठीक, या स्मृति पर उतार सके, ठीक। और दूसरी बात ये आती है कि हर जगह कहानी नहीं बनाई जा सकती है, समझ रहे। जैसे छोटे बच्चे को भी आप कहानी कैसे सुनाते हैं, जैसे कहानी उसके शब्द, उसके आसपास का वातावरण को लेते हुए ही आप कहानी का कंसेप्ट तैयार करते हैं। कोई भी कहानी, जैसे कोई भी बात, जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई फंक्शन करते हैं स्कूल में, तो फंक्शन में स्कूल में नाटक भी कुछ करवाए जाते हैं। तो उन नाटकों में अगर छोटी कक्षाओं, प्राइमरी स्कूल है मान लीजिए, तो उस विद्यालय में एक नाटक साफ सफाई पर जरूर करवाया जाता है, ठीक। या यूं कह लीजिए एक नाटक बैड बॉय और गुड बॉय, गुड स्टूडेंट एंड बैड स्टूडेंट, अच्छे बच्चे और थोड़े से गलत बच्चे जो गलत आदतों वाले होते, दोनों का नाटक जरूर करवाया जाता है। और उन नाटकों के द्वारा मॉरल ये निकलवाया जाता है कि देखिए अच्छे आदतों वाले बच्चों के साथ ये होता है और गलत आदतें करने वाले बच्चों के साथ ये होता है। तो इससे परिवर्तन क्या आता है कहानी और नाटक के पेश करने से, कि जिन बच्चों में अगर कुछ खराब आदतें होती हैं तो वो क्लियर हो जाती है। जैसे मान लीजिए स्कूल से आए, बैग अपना इधर फेंक दिए और ड्रेसेस अपना उतार तो इधर फेंक दिए और फिर खेलने लगे, खाना खाया ही नहीं, हैंड वॉश किए नहीं, तो ये क्या होती है, ये बैड हैबिट्स होती है। और इसी को क्लियर करने के लिए हम उन स्टूडेंट से काम करवाते हैं जिनमें गुड हैबिट्स के कंसेप्ट दिखाते हैं कि हाँ वो आया प्रॉपर वे में अपनी जगह पर चीज रखी, फिर तो ये क्या होता है, इससे क्लैश करती है दिमाग में बात उस बच्चे के जो अभी तक बैड हैबिट्स में था। लेकिन हमने दिखाया किस तरीके से कि हर्ट भी ना हो बात किसी को, किसी के मानसिकता पर प्रभाव भी न डाले और उसके अंदर परिवर्तन भी आ जाए। तो ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हाँ चेंजेस आ जाए। तो उसी प्रकार से हम जब स्टोरी भी बनाते हैं तो छात्रों को इस प्रकार से स्टोरी बना के सुनाते हैं कि उससे उसकी चीजों को बुरा ना लगे, ना उसको कोई हर्ट हो, भावनाओं को ठेस ना पहुंचे जिसे कहते हैं। ये नहीं कि हाँ कहानी अगर बोला गया सुना तो सुना रहे, एक भालू आया और उसके पीछे एक शेर आया, फिर शेर बोला हाँ मैं तुम्हें खा जाऊंगा, फिर खा गया, सभी जानवरों को खा गया, फिर वैसे हुआ, मतलब डराने वाली, इतना ज़्यादा डरा दिया कि नेक्स्ट टाइम वो स्टोरी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। रात को सो नहीं पा रहा है वो, तो बेचैन हो रहती है। क्या है इस तरह की कहानी नहीं। कहानी जब छोटे बच्चों को हम सुनाते हैं तो हमेशा उसका एंड जो होता है वो हैप्पी मोड का रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि वो उसको लगे कि हाँ जो हमें बताई जा रही बातें वो सब अच्छी बातें हैं, इसीलिए हैप्पी एंड रखते हैं कि हाँ वो जो चिड़िया आई थी दाना ली, दाना नहीं खा पा रही थी, लेकिन उसने हेल्प करी, एक चूजे ने आके हेल्प करी और उसको दाना खिला दिया। तो अंत क्या किया कि हाँ खिला दिया, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट दे दिया। तो कथावाचन की टेक्निक जो होती है वो छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर ली कि किस तरीके से, इसकी गुणवत्ता भी शिक्षक के अंदर होनी चाहिए कि आप कहानी किस प्रकार से सुना रहे हैं, कहानी को सुनाने का तरीका कैसा है आपका, हर एक किरदार को कैसे कवर कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किरदारों के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उनको भी प्रेजेंट ऐसे करिए कि वो ये ना फील हो कि हाँ ये निगेटिव है तो हाँ ये बहुत गंदा है, ये पर्सन बहुत गंदा। जैसे आपने अगर नोटिस करते हो कि जो कुछ सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स में हर एक अपना प्रेजेंटेशन, हर एक जो कैरेक्टर है वो अपना किरदार प्रेजेंट करता है जो उसको दे रखा, निगेटिव जिसको दे रखा वो नेगेटिव, पॉजिटिव जिसको दे रखा पॉजिटिव, ठीक। तो निगेटिव वाला हमें इतना बुरा लगने लगता है कि वो अगर किसी और में ऐड में भी दिखता है तो हम कहते हैं नहीं ये फला व्यक्ति बहुत दुष्ट है, मुंह से यही निकालते हैं। तो क्या वो दुष्ट है, नहीं, वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो इसीलिए स्टोरी के टाइम पे टीचर को ये ध्यान रखना है कि एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को इतना भी बुरा प्रेजेंट मत करिए कि बच्चे के अंदर उस जाति प्रांति के बारे में घृणा उत्पन्न हो जाए। जैसे कि हम शेर को या वाइल्ड एनिमल्स को इतना भी बुरा प्रेजेंट नहीं करें कि बच्चा हमेशा
उनसे घृणा करने लगे, प्यार करना छोड़ दे। क्योंकि क्या बोला गया है, जानवरों से प्यार करना, पशु पक्षियों से प्यार करना। तो पशुओं के प्रति उनके गुण अवगुणों को दोनों को प्रेजेंट करना जरूरी होता है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे उद्देश्य की तरफ। कथावाचन का उद्देश्य होता क्या, देखिए, छात्रों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, कि कहानी सुनाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न हो। अब हमने अगर एनिमल से जुड़ी स्टोरी सुनाई, एनिमल्स के साउंड बता दिए हमने, या छात्रों ने ही साउंड बताई, एनिमल कैसे दौड़ता है, कैसे कौन एनिमल कितना लेवल पर जंप कर सकता है, कौन एनिमल्स क्या खाते, ये बच्चों के द्वारा हमें मालूम चला या हमने बताया उनको। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्यों का विकास का मतलब क्या होता है, हम स्टोरी बता रहे हैं तो छात्रों को पसंद आती है, क्लैपिंग करते हैं, और सुनाइए, कल फिर सुनाना गुरुजी स्टोरी, कल फिर कहानी सुनाइएगा। तो ये क्या होता है, ये सुनने के लिए प्रेरित हो रहे और सम्मान के साथ दोबारा सुनने के लिए आपको भी कह रहे हैं। कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है छात्रों में। जैसे हम बोलते हैं कि हम जब स्टोरी बहुत अच्छी बना के देते हैं तो बच्चा भी घर जाके, बहुत से छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा, अपने आप स्टोरी बनाते हैं। एक कौवा था, कौवे के साथ हमने तो सुनाया था कुछ और, मगर उस बच्चे ने कुछ और जोड़ दिया। तो ये क्या है, ये उसकी स्मरण कल्पना शक्ति है जो वो अपने आप ऐड करके स्टोरी मेकिंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आपके सुनाने के तरीके के अनुसार या कारण ही उसके अंदर ये क्षमता उत्पन्न हुई। शब्द के भंडार में वृद्धि होती है। जब हम स्टोरी बोलते हैं, बच्चा भी स्टोरी अपने तरीके से बोलता है, अपने तरीके से स्टोरी खूब बना रहा है, जिसका मतलब क्या है, शब्दों का उसके पास भंडार बन रहा है। दूसरा, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकसित होती है, उसके अंदर बोलने की क्षमता विकसित होती है। कुछ बच्चे कम बोलने वाले थे, कुछ ज्यादा। तो जब ज्यादा क्यों बोल रहा है, क्यों, उसके पास शब्दों का भंडार है। शब्दों का भंडार है क्यों, क्योंकि कल्पना शक्ति है, ठीक। तो और कल्पना शक्ति क्योंकि वो क्रिएटिविटी की क्षमता रखता है। तो ये चीजें हैं जो ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता, कि हर छात्र में ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता भी नहीं होती है। बहुत साथ थोड़ी देर तो इंटरेस्टिंग वे में सुनते हैं, फिर एकदम नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप स्टोरी सुनाते अच्छे ढंग से हैं और एक सीमित समय तक, ज्यादा लंबी भी नहीं, तो उसको बच्चा बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है, स्मरण करता है, ध्यान रखता है, दिमाग में अपने रखता है और उनके भावों को ग्रहण करता है। जैसे आपने बोला, मान लीजिए कि वो शेर आया, दौड़ा गया और सबसे पहले एक मोर को खा गया, तो बच्चा ऐसे रोने से लगा, भाव को ग्रहण किया। फिर रैबिट आया, उसने शेर को मूर्ख बना दिया, भाव क्या हुए, बड़ा मजा आया। तो छात्रों के अंदर चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है, बड़ा मजा आया। तो भावों को ग्रहण करने की क्षमता, ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता, ये छात्रों में उत्पन्न होती। कैसे, जब आप स्टोरी मेकिंग यानी कि कथा वाचन करने की गुणवत्ता एक शिक्षक रखता हो। योग्यता, क्षमता, हर एक टेक्निक को प्रेजेंट करने की शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, ठीक। ये हमारी टेक्निक्स हैं, आगे बढ़ती हुई और आएंगी अभी, ठीक। आज 2 टेक्निक्स को किया हमने, स्पष्टीकरण और कथावाचन, स्टोरी टेलिंग और एक्सप्लेनेशन, ठीक। दोनों टेक्निक्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो मैं बार बार कहती हूँ आपसे शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।